मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी देख रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड विशेष देखेंगे। यूकेपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उत्तराखंड तथ्यसार से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ल्यूमिनस का सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मार्च 2024 में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ल्यूमिनस ने कनेक्टेड ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करने वाले अपने सौर पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए संयंत्र में इमर्सिव एक्सपीरियंस केंद्र का भी शुभारंभ किया। विदित हो कि लगभग 1.2 अरब रुपए से शुरुआती निवेश से निर्मित पूरी तरह से स्वचालित 10 एकड़ का संयंत्र 1 गीगावाट क्षमता तक विस्तार योग्य होगा। तो 1.2 अरब रुपए से शुरुआती निवेश हुआ इसमें, और ये पूरी तरह से स्वचालित 10 एकड़ का संयंत्र है जो 1 गीगावाट क्षमता तक विस्तार योग्य है। यह शुभारंभ सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या मिशन और हाल ही में घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सौर कार्यक्रम के अनुरूप है। भारत में सोलर पीवी विनिर्माण की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 20.8 गीगावाट सौर मॉड्यूल और 3.2 गीगावाट सौर सेल क्षमता जोड़ी है। तो हमारा क्या हो गया, ये ल्यूमिनस का सौर मॉड्यूल। बात करते उत्तराखंड की उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन करने हेतु विशेषज्ञ दल। मार्च 2024 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 5 हिमनद झीलों का जोखिम मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमों का गठन किया, जो बाढ़ के प्रकोप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। जिसमें प्रस्तावित किया गया है कि टीमें मई-जून 2024 में इन झीलों पर अपना काम शुरू कर देंगी। उल्लेखनीय कि हिमनद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील इकाई है। ध्यातव्य है कि हिमालयी राज्यों की 188 हिमनद झीलों में से 13 उत्तराखंड में स्थित है। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में एक हिमनद झील में विस्फोट हुआ था। इस दौरान ऋषिगंगा नदी का नाम है ऋषिगंगा। इस दौरान ऋषिगंगा पर एक छोटी जल विद्युत परियोजना बह गई, तो एक बांध बह गया और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं उत्तराखंड का ग्लोबल फेस्ट। मार्च 2024 में देश विदेश से 700 से अधिक योग विशेषज्ञों योगासन की बात कर रहे हैं और अभ्यासकर्ताओं ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 सप्ताह तक चलने वाले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग लिया। यह आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। राज्य सरकार भारत और विदेशों में योग के प्रति उत्साही लोगों, प्रशिक्षकों, विशेषज्ञों और छात्रों के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के इरादे से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को बढ़ावा दे रही है। ऋषिकेश वैश्विक योग राजधानी बन गया है और यह महोत्सव इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आयोजन में राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, ईशा फाउंडेशन, सद्गुरु की है ईशा फाउंडेशन, शिवानंद आश्रम, मानव धर्म आश्रम, कृष्णामाचार्य योग मंदिरम जैसे योग और धार्मिक संस्थानों ने भाग लिया। बात करते हैं दिलीप जावलकर की। उत्तराखंड के नए गृह सचिव चुने गए। मार्च 2024 में उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी दिलीप जावलकर को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पूर्व वे वित्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान हितों के संभावित टकराव को रोकने के उद्देश्य से उन गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया जो अपने संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालयों में समवर्ती पदों पर थे। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों हेतु केंद्र का आवंटन। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स MoMA ने शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए 101.27 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये शैक्षणिक संस्थान 1,05,818 लाख आबादी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जिनमें से 25% से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। ध्यातव्य कि छात्र की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा के दौरान समावेशी और समग्र बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हुए
मोमा MOMA मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये सुविधाएं सामुदायिक संपत्ति के रूप में कार्य करेंगी, जिससे शैक्षिक और सामाजिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु एक मंच उपलब्ध होगा। उत्तराखंड के बाजरा किसानों की आय में वृद्धि। तो उत्तराखंड के बाजरा किसान बाजरा जो उगाते हैं उनकी आय में वृद्धि की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बाजरा यानी मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के कारण उत्तराखंड में बाजरा उगाने वाले 4 में से 3 किसानों की वार्षिक आय में 10 से 20% की वृद्धि देखी गई है। इस अध्ययन का शीर्षक उत्तराखंड में बाजरा उत्पादन, इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव और विपणन चुनौतियों का अनुभवजन्य एक विश्लेषण है। इसमें 2100 यानी 2100 से अधिक किसानों को शामिल किया गया है। इस दौरान अध्ययन में पाया गया कि किसानों में से कई किसान अभी भी बाजरा आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग से अवगत नहीं है और अभी भी इसे केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए छोटे पैमाने पर उगा रहे हैं। अध्ययन के अनुसार राज्य में बाजरा उगाने वाले 75% किसानों की आय में 10 से 20% की वृद्धि देखी गई है। इस कारण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस फसल को दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। यह अध्ययन बाजरा उत्पादन की विपणन क्षमता की चुनौतियों का समाधान करने और इसकी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करने के लिए आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण के लिए नमूना आकार राज्य के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों से एकत्र किया गया था, जिसमें पिथौरागढ़, जोशीमठ, जिसको हम ज्योतिर्मठ कहते हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल हैं। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी। मार्च 2024 में वन पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में उत्तराखंड सरकार ने एक मंत्रिमंडल की बैठक की। उस दौरान वन पंचायत संशोधन नियमों को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत ब्रिटिश काल के वन पंचायत के अधिनियमों में संशोधन किए गए। नए नियमों के मुताबिक 9 सदस्यीय वन पंचायत बनाई जाएगी, जिसे जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, जंगल की आग की रोकथाम, इको पर्यटन में भाग लेने का अधिकार होगा। पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि वन पंचायत की अवधारणा कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदाय द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में प्रारंभ की गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां वन पंचायत प्रणाली लागू है। यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है। वर्तमान में राज्य में लगभग 11,217 वन पंचायतें हैं, जिनके अधीन लगभग 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र आते हैं। यह नीति सर्वप्रथम देहरादून जिला में लागू की जाएगी और तत्पश्चात अन्य जिलों में विस्तारित की जाएगी। उत्तराखंड के गोपेश्वर में विकास योजनाएं। मार्च 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 229.3 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। जनपद चमोली के पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की, जिनमें शामिल है हापला धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु, कर्णप्रयाग में लामबगड़ के अंतर्गत गंगानगर माई मंदिर से भैरव टोक तक रामगंगा नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण। कौन सा ब्रिज? हैंगिंग ब्रिज। इसके अतिरिक्त थराली विधानसभा में 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा की स्थापना एवं जनहित में थराली कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्वीकृति दी गई। एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा टिहरी में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण की स्वीकृति। मार्च 2024 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 1,294 करोड़ रुपए की फंडिंग को स्वीकृति दी।
परियोजनाओं को 80:20 80:20 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें एडीबी 80% व्यय वहन करेगा और उत्तराखंड सरकार 20% व्यय वहन करेगी। टिहरी में निर्दिष्ट क्षेत्रों के टिकाऊ, समावेशी और जलवायु लचीले पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने टिहरी बांध जलाशय और आसपास के क्षेत्रों को एक विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात टिहरी विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम 2013 के तहत टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण टाडा की स्थापना की गई। प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए 7 परियोजनाओं की पहचान की गई, जिनमें शामिल है कोटी कॉलोनी से डोबरा चांठी पुल तक 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट और समर्पित हॉकर क्षेत्र होगा। कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर कांच के तले वाला पैदल यात्री झूला पुल, डोबरा चांठी में एक सांस्कृतिक हाट और उत्तराखंड वास्तुकला थीम पार्क, तिवार गांव में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का उन्नयन और टिपरी मदन नेगी में नई रोपवे परियोजना। ध्यातव्य है कि इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ हरित आवरण को बढ़ाने, आजीविका सृजन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में न्यूनतम व्यवधान पर भी ध्यान केंद्रित करना। एशियाई विकास बैंक एडीबी वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक के पास कुल शेयर का 15.6%, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8% है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में अवस्थित है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और अब ये एक्ट बन गया है। इस प्रकार यह विधेयक कानून बन गया है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात यूसीसी अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को अपनी सहमति दी। यूसीसी सामाजिक समानता के महत्व को सिद्ध कर समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य में इसके लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिला उत्पीड़न पर भी अंकुश लगेगा। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अहम हिस्सा है। ये सिद्धांत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, अपितु नीतियाँ बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए है। कुछ विद्वान राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में इसका समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इस धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरा बताकर इसका विरोध करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए इसे खतरा बताकर इसका विरोध करते हैं। भारत में यूसीसी वाला एकमात्र राज्य गोवा है, जिसने वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बरकरार रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। शेष भारत अपनी धार्मिक और सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है। तो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के। बाकी अदर स्टेट्स में गोवा और उत्तराखंड को छोड़ दें, गोवा में भी कुछ हद तक लागू होता है, लेकिन गोवा उत्तराखंड को छोड़ दें, बाकी अन्य जितने भी राज्य हैं सब में यूसीसी लागू नहीं होता। अनुच्छेद 201 भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति दे सकते हैं या उस पर सहमति रोक सकते हैं, अपने पास पॉकेट वीटो कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडलों के सदन या सदनों को वापस करने का निर्देश भी दे सकते हैं। उत्तराखंड द्वारा रोजगारोन्मुख उद्योग के लिए सब्सिडी। मार्च 2024 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगार उन्मुखी
उद्योग स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया। इस नीति के तहत पहाड़ी इलाकों में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए और मैदानी इलाकों में 100 करोड़ रुपए रखी गई। इसके अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों को कुल लागत का 25% या अधिकतम 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सब्सिडी 5 चरण में दी जाएगी। यह नीति राज्य में 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस का लाभ लेने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने हर्रावाला में कैंसर अस्पताल और मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के माध्यम से संचालित करने की भी मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत PhD करने वाले 100 मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड राज्य द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मार्च 2024 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 8,275.51 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा 11 विभागों की 1,048.15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 15 विभागों की 7,227.36 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी गई। विदित हो कि मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर की शुरुआत की और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट वितरित की गई। उन्होंने उद्यमियों और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु राज्य के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों तथा कृषकों को स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्य अग्रलिखित हैं: बेरोजगारों, प्रवासियों को स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करना, पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु पलायन को रोकना, बंजर हो रही भूमि को सोलर प्लांट लगाकर आय साधन विकसित करना और राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, सोलर प्लांट के अतिरिक्त फल, सब्जी, जड़ी बूटी आदि के उत्पादन को बढ़ाना। जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की ज़रूरत को पहचानती है। वन्यजीव संरक्षण इसका अनिवार्य अंग ही है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक समिति इस बात पर गौर करेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर या सीमांत क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों का प्रस्ताव देने और जवाबदेह लोगों से क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए एक समिति स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अभूतपूर्व कटाई और पर्यावरणीय क्षति पर सरकार की आलोचना की और अवैध निर्माण तथा पेड़ों के कटान पर 3 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इससे पूर्व जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर बाघ सफारी स्थापित करने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें पर्यटन केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय पशु केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। कॉर्बेट पार्क की बात करें। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इस पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। ये बेसिकली खूंखार बाघों का शिकार करते थे। यह नैनीताल से काला ढूंगी और रामनगर होते हुए लगभग 118 किलोमीटर में फैला हुआ है।
यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान का एक बड़ा हिस्सा 312.86 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ है, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है, और शेष 208.14 वर्ग किलोमीटर नैनीताल जिले में है। यह पार्क कालागढ़ और रामनगर वन विभागों या वन प्रभागों के कुछ हिस्सों में स्थित है। यह पल्टीडुन नामक भूमि के ट्रैक के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में नई हेली सेवा का उद्घाटन। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के, ने राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में हेली सेवा का उद्घाटन किया। हेलीपैड। नई लॉन्च की गई हेलीकॉप्टर सेवा हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। यह पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इन दूर दराज के क्षेत्रों के बीच दूरी को कम करना है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक हिमालयी राज्य में 444 लोग मानव वन्यजीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये लोग तेंदुए, बाघ, भालू, सांप, हाथियों और मगरमच्छों सहित अन्यों के हमलों में मारे गए हैं। पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों को कुल 21.3 करोड़ रुपए वितरित किए गए। पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने के अलावा यह पहली बार है कि राज्य ने मधुमक्खी, घड़नेट, जो तेजी से डंक मारने वाला कीड़ा होता है घड़नेट, बंदर और लंगूर द्वारा हमला किए गए लोगों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया है। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।